विजन एंड देन आगे बढ़ाते हैं हमारे पोर्शन को। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि हमने पिछले क्लास में क्या देखा था। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट द थिंग्स वी हैव सीन द लास्ट क्लास। सो अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास के अंदर हमने कई सारी कहानियां देखी थी, कई सारी स्टोरीज हमने वहाँ पे देखी थी, समझी थी। जैसे हमने यहाँ पे बात किया था, हमारे यहाँ पे कंपटीशन के बारे में बात किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि दो अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे कम्पीट कर रही है एक कॉमन रिसोर्स के लिए। और जब भी आपका कंपटीशन आपको होते हुए मिलेगा, दैट इज एग्जाम्पल जहाँ पे आपका दोनों साइड पे नेगेटिव इंटरेक्शन ही हो रहा है, दोनों एनिमल्स को यहाँ पे नुकसान हो रहा होता है, दोनों एनिमल्स आर गेटिंग अफेक्टेड ओवर हियर नेगेटिवली। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपका कंपटीशन होगा एनिमल किंगडम के अंदर, जब भी कोई कंपटीशन हो रहा होता है, एनिमल किंगडम ले लो या प्लांट किंगडम आप ले लो, जब भी कंपटीशन होगा कॉमन रिसोर्सेज के लिए, दोनों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बिकॉज हमेशा एक एनिमल को दूसरे को आउट कम्पीट करना पड़ेगा रिसोर्सेज के लिए, एंड उससे उसकी हमेशा एनर्जी का लॉस होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव इंटरेक्शन फॉर बोथ ऑफ देम। तो ये हमने कल देखा था, मतलब लास्ट वीक हमने देखा था। देन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं वी हैव सीन टाइगर एंड लायन के बीच में यहाँ पे कंपटीशन आपके यहाँ पे हो रहा है, देन दैट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव इंटरेक्शन ओवर देयर। अब आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर मेरे दो अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे इसको हम? बिल्कुल सही, इट बिकम्स माय इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये मेरा बनेगा यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन यहाँ पे। हाँ जी रानी, गुड इवनिंग। तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद। अब इसके हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी सीखे थे डिटेल वाले। एक बात तो हमने सीखी थी यहाँ पे कि देयर इज अ गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको ये कह रहा होता है कि अगर आपकी दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर आपकी कंपीट कर रही है एक कॉमन रिसोर्सेज के लिए, तो जो सुपीरियर होगी वो वहां पे सर्वाइव कर जाएगी और जो इंफीरियर होगी वहां से निकल जाएगी। सो व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, comparatively superior species will eventually eliminate the other species। ये था आपका यहाँ पे गॉस लॉ, और गॉस लॉ आपको ये चीज यहाँ पे आपको बता रहा था। फिर हमने कुछ यहाँ पे कहानियां देखी। एक स्टोरी हमने जो देखी वो थी यहाँ पे मेरे अबिंगडो टॉर्टोइज की। अगर आपको याद हो तो ये टॉर्टोइज आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इसका रीजन यहाँ पे आपका था यहाँ पे गोट। सो गोट वॉज इन्वेजिव स्पीशीज। गोट ने यहाँ पे इन्वेजन किया था, लाइक गोट को यहाँ पे रिलीज किया गया था उस एरिया के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ द गोट द अबिंगडो टॉर्टोइज वेंट एक्सटिंक्ट। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ माई इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपका बन रहा है आपके इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का, राइट। अब गोट ज्यादा एफिशिएंट थी, इसलिए टॉर्टोइज वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाया, राइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। ये हमने एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा। देन हमने कॉर्नल्स का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पढ़ा था, बैलेंस और कैथेलमस वाला। आई होप आप सबको ये याद होगा कि इनमें जो आपका कैथेलमस जो आपका यहाँ पे पॉपुलेशन था वो ऊपर आपका यहाँ पे ग्रो करता था। इट वॉज एबल टू ग्रो ऑन द अपर पार्ट ऑफ द इंटरटाइडल जोन। वो इंटरटाइडल जोन के ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे आपका ग्रो करता था, राइट। ऑन द अदर हैंड जो आपका बैलेंस था आपका यहाँ पे, बैलेंस आपका नीचे वाले एरिया में आपका पे ग्रो करता था, जहां पे आपका पानी थोड़ा आता था वहां पे वो ग्रो करता था, राइट। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि जब आपने बैलेंस को निकाला, जब आपने ऊपर जो नीचे आपका जो बैलेंस था यहाँ पे, जैसे ही आपने बैलेंस को यहाँ से, जब नीचे जो ब्लू वाले थे ना आपके यहाँ पे बार्निकल्स, जैसे ही आपने इन्हें निकाला तो आपने क्या देखा, कैथैलमस जो आपको ऊपर बैठा हुआ था वो आप नीचे आके ऑक्यूपाई कर गया। इट केम डाउन एंड ऑक्यूपाइड द कंप्लीट एरिया। सो कैथैलमस ने क्या किया, नीचे आके पूरे जोन को उसने वहां पे ऑक्यूपाई कर लिया। अब मुझे आप ये बताओ, जब हमने इसे उल्टा किया, ये हमने जब किया तो ऊपर वाला बार्निकल तो नीचे आके रहने लगा और उसने पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया और वहां पे रिसोर्सेज को यूज करने लगा। आप मुझे ये बताओ हैंड रेस करके कि अगर मैं ऊपर वाले को निकाल देता हूं, अगर मैं ऊपर वाले को निकाल लेता हूं तो क्या नीचे वाला ऊपर जाएगा? जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? तो क्यों नहीं जाएगा? सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। अगर मैं ऊपर के कैथालमस को निकाल देता हूं तो मेरा यहाँ पे नीचे जो मेरा यहाँ पे बैलेंस है, क्या वो ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? एवरीथिंग बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर नहीं जाएगा, क्योंकि सर उसको सर ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत है, और सर जो कैथलमस है वो तो सर ड्राई प्लेस में सर ग्रो कर सकता है, सर इसलिए वो ऊपर नहीं जा पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल शिवा, राइट। मेरा वो ऊपर नहीं जा पाएगा, मेरा यहाँ पे बैलेंस ऊपर वाले एरिया को कवर नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो ड्राई एरिया में ग्रो नहीं कर सकता। सो इट कैन ओनली ग्रो इन अ सर्टेन एरिया जहाँ पे थोड़ा नमी हो, मॉइस्चर हो, पानी हो। वो ड्राई एरिया में ग्रो नहीं कर सकता। सो दैट इज वाई ऊपर वाले को निकालने के बाद भी उसके एरिया को यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो जब आप कैथेलमस को रिमूव करते हो, बैलेंस डिड नॉट ऑक्यूपाई द वेकेंट एरिया, तो वो ऑक्यूपाई नहीं करता वेकेंट एरिया को। तो ये हमने देखा था, दैट इज समथिंग वी हैव सीन।
और ये जो कहानी है, ये जो कॉर्नेल्स की जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे किया था, दैट इज द स्टोरी ऑफ माय कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे ही आपने नीचे के जो आपके बैलेंस थे, जैसे ही आपने नीचे के बैलेंस को आपने निकाला, तो ऊपर वाले नीचे आ गए और उन्होंने उस एरिया को कवर कर लिया। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of presence of a competitively superior species is found to expand its distribution range dramatically when the competing species is experimentally removed. जो चीज मैंने आपको बताई थी वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। नाउ गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हम देख चुके हैं यहाँ पे। अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करती है फॉर द सेम रिसोर्सेज, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, वो साथ में नहीं रह सकते। जो सुपीरियर होगा वो वहां पे रहेगा, जो इंफीरियर होगा वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी इसके वैल्यू हम यहाँ पे देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपका गॉस प्रिंसिपल काम नहीं करता जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर के बारे में। याद है ना आपको, हमने इनके बारे में बात किया था, 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर। एक ही पेड़ के, हाँ जी, एक ही पेड़ के ऊपर आपको 5 अलग अलग स्पीशीज आपको यहाँ पे वार्बलर की मिल रही है, एंड ऑल 5 ऑफ देम आर ईटिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। अलग अलग ट्री के अलग अलग पार्ट में से अपना खाना खा रहे हैं, वहां पे वो रह रहे हैं, एंड यहाँ पे आपको कंपटीशन होते हुए नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बेसिकली यू आर फाइंडिंग हियर रिसोर्स पार्टीशन इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे आपका हो रहा है रिसोर्स पार्टीशन। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे वार्बलर्स के बारे में, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द वार्बलर्स, 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स ऑन द ट्री, तो ये बनता है एग्जांपल मेरा यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशन का। यहाँ पे उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बांट लिया ताकि वो लोग साथ में रह सके और यहाँ पे कोई एक्सक्लूजन ना हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलती है। दैट इज द स्टोरी ऑफ माय रिसोर्स पार्टीशन, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं, राइट। देन वी हैव डिस्कस द पैरासिटिज्म, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे थे, कस्कुटा प्लांट, लिवर फ्लूक, लीच हमने देखा था। और याद रखना पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है। नुकसान किसको हो रहा होगा आपका यहाँ पे, नुकसान हो रहा होगा आपका यहाँ पे होस्ट को, नुकसान हो रहा होता है आपका यहाँ पे होस्ट को, राइट। और जो पैरासाइट यहाँ पे होता है उसको तो यहाँ पे हो रहा होता है आपका फायदा। पैरासाइट जो आपका यहाँ पे होगा उसको तो आपका यहाँ पे फायदा होते हुए ही आपको यहाँ पे मिलेगा। याद है ना, ये हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर। आई होप सबको याद आ रही है। इसके घर पे कोई चिल्ला रहा है, बैकग्राउंड में कोई चिल्ला रहा है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो यहाँ पे हमने फिर बात किया था अबाउट द प्लाज्मोडियम, जो भी आपका एक पैरासाइट ही है जो आपकी बॉडी में आके लाइक आपको डैमेज करता है, राइट। देन हमने डिस्कस किया था कि कुछ अडेप्टेशन होते हैं आपके पैरासाइट्स के। पैरासाइट का अगर लाइफ है कि वो किसी और के बॉडी के अंदर उसे रहना है, तो कुछ अडेप्टेशन आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। सो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन आर नॉट सीन, सो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन आपको यहाँ पे नहीं मिलते देखने के लिए। स्पेशल माउथ पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लाइक सकर्स, हॉस्टेरिया जैसे माउथ पार्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल आपको मिल जाता है यहाँ पे, सो विल गेट टू सी अ वेरी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, मतलब वो रिप्रोड्यूस काफी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। एंड दे हैव अ लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई पैरासाइट अगर आपके बॉडी में रह रहा है तो उसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो आपके रिसोर्सेज को यूज करके वहां पे सर्वाइव कर सकता है। तो ये कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, विच आर द अडेप्टेशन ऑफ अ पैरासाइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपके सामने कभी भी एज अ स्टेटमेंट आ सकते हैं, राइट। देन वी हैव डिस्कस अबाउट दिस स्नेल, जैसे ह्यूमन लिवर फ्लू का एग्जांपल हमने ले लिया। इनकी लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब दे नीड मोर देन 2 होस्ट, राइट, डिपेंड्स ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट, snail and a fish, to complete its life cycle. The malaria parasite need a vector, mosquito, and to spread to the other host. तो जनरली आपने देखा होगा कई सारे पैरासाइट जो होते हैं उनके लाइफ साइकिल थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। दे नीड मोर देन 1 होस्ट, मोर देन 2 होस्ट, ताकि अपना लाइफ साइकिल वहां पे कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल लिखे थे एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स के, ये सब आपको याद रहना चाहिए। द लाइफ साइकिल ऑफ द एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। सो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं because of the extreme specialization over there, right? लेकिन उनकी बॉडी स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है। The morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. तो ये आपके यहाँ पे काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। Now let's talk about, आज से जो हमारे यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होगा, that is the topic of my brute parasitism. तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। एग्जाम्पल इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। इसका मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल ही आपको बेसिकली इसके अंदर याद रखना है। सो ब्रूट पैरासिटिज्म में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी एग्जाम्पल ऑफ माय
cuckoo and crow. ये इसके अंदर बनेगा यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ माई ब्रूट पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे होता क्या है, लेट्स सी। अब देखो जनरली ककू के साथ पता है बात क्या होती है, जो ककू होती है, जो फीमेल ककू होती है, वो कभी भी खुद का नेस्ट नहीं बनाती। तो फीमेल ककू जो होती है, इसका ये जो फीमेल ककू आपके यहाँ पे होगी, ये कभी भी खुद का नेस्ट नहीं बनेगा। सो इट विल नेवर मेक इट्स ओन नेस्ट, इट विल नेवर मेक्स हर ओन नेस्ट। इनको खुद का नेस्ट बनाना ही नहीं होता, ये नहीं बनाते हैं। अगर नेस्ट नहीं बनाना है तो काम कैसे चलेगा, बिकॉज अपने को आपको लाइक एग भी तो ले करना है, रेज भी करना है बच्चों को। सो व्हाट द ककू इज गोइंग टू डू, द ककू विल ले द एग्स इन द क्रोज नेस्ट। तो ये ककू क्या करेगी, इट विल गो एंड ले द एग, इट विल गो एंड ले द एग इन द क्रोज नेस्ट। ये करती है, इट लेज द एग्स, लेज द एग्स कहां पे, इनसाइड द क्रोज नेस्ट। क्रो के नेस्ट में वहां पे वो एग ले करती है। अब याद रखना, क्रो के जो एग होते हैं, अगर आपने किसी बर्ड के एग देखे होगे तो एकदम ऐसे क्लियर नहीं होते, जैसे अंडे जो हमें मिलते हैं ना कमर्शियल, वैसे नहीं होते वो। उनके ऊपर पैचेस होते हैं, ब्राउन ग्रे पैचेस आपको मिलेंगे उन एग्स के ऊपर, कभी आप नोटिस करना। तो ककू काफी ध्यान से ऐसे एग ले करती है जो क्रो के एग से रिसेंबल करेंगे। सो ककू काफी ध्यान से वहां पे एग ले करेगी जो क्रो के एग से रिसेंबल करेंगे, और ये तब ले करेगी ऑब्वियसली जब क्रो कहीं बाहर गया होगा, राइट। जब फीमेल क्रो कहीं बाहर गई होगी घूमने के लिए, वो टाइम पे ककू आएगी और अपने एग वहां पे लेकर देगी। कितने करेगी, एक ही करेगी, एक या दो ही करेगी, ज्यादा नहीं करेगी। सो एक लेग उसने वहां पे लेकर दिया, थोड़ी दूर जाएगी किसी दूसरे क्रो के नेस्ट के अंदर एक एग लेकर देगी, फिर और कहीं दूर जाएगी किसी दूसरे एग के नेस्ट के अंदर जाके एग लेकर देगी। तो ऐसे करके 7-8 जगह पे वो जाके अपने एग ले कर देती है। अब यहाँ पे होता क्या है, एक बार अपने एग ले कर दिया, एग हैच आउट होगा, और हैच आउट होने के बाद होता क्या है, यू विल फाइंड द बेबी विल कम आउट, ऑब्वियसली हैच आउट होगा तो बेबी आपका बाहर निकलेगा। अब जो बेबी आपका वहां पे हैच आउट होकर निकला है, उसको रेस कौन करेगा, क्रो। सो क्रो विल बी द वन हु विल बी रेजिंग द ककूज बेबी और ककूज hatchling. So this is the one who will be doing the job of raising the hatchling of the cocoon. ये करेगा raising, he will be doing the job of raising the hatchling of cocoon. So जो बेबी ककू जब वहां से बाहर निकलता है ना, तो उसको रेस कौन कर रहा है, मेरे यहाँ पे क्रो रेस कर रहा है। अब क्रो को तो मालूम ही नहीं कि वो उसका बेबी है भी नहीं, तो उसे रेस करता है, बिल्कुल बड़ा करता है उसे, और बाद में वो जो ककू होता है वहां से निकल जाता है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्रूट पैरासिटिज्म। यहाँ पे ककू क्या कर रही है, ककू कुछ मेहनत कर नहीं रही, उसने जाके एग वहां पे लगा दिए अपने क्रो के नेस्ट के अंदर, और अब बेबी क्रो को या बेबी ककू को आपका क्रो वहां पे रेस करेगा, उस हैचलिंग को वो बड़ा करेगा। और क्रो कभी ये समझ नहीं पाता कि ये खुद का नहीं है, ये बात भी याद रखना। क्रो को लगता है ये अपना ही है, तो उसे वो रेस भी करता है। इसमें एक और बात पता है क्या होती है, इसमें बात ये होती है कि ककू के जो एग होते हैं ना, वो जल्दी हैच आउट कर जाते हैं। मतलब समझो तुम्हारे 4 एग हैं, 4 में से एक ककू का है, बाकी 3 क्रो के हैं। तो ककू का एक समझो अगर आपका हैच आउट कर गया 18 दिन के अंदर, तो क्रो का हैच आउट करेगा 20 दिन के बाद। तो क्योंकि आपका ककू बेबी आपका थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वो 2 दिन बड़ा है आपसे, मतलब बाकी एक से, तो क्या करेगा ना, बाकी बच्चों को वो पुश कर देगा और उन्हें वो नीचे गिरा देगा। तो अगर वो ऐसा करेगा और उन्हें पुश करके नीचे गिरा देगा, देन उससे क्या होता है, यू विल फाइंड कि क्रो की पॉपुलेशन यहाँ पे अफेक्ट हो सकती है। आप समझो इस बात को, कि अगर वो पुश कर रहा है, बेबीज को बाहर निकाल रहा है, तो बेसिकली ककू क्या कर रहा है, वो खुद के लिए सारा खाना खाएगा और बाकी जो बेबीज है वहां पे रहेंगे ही नहीं, तो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। सो दैट इज समथिंग द बर्ड डज। ये तरीका है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का वाया ककू, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्रूट पैरासिटिज्म। अब एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये हमेशा क्रो के साथ ही नहीं करता, ये कई सारे बर्ड्स के साथ करता है। यू कैन फाइंड दिस डन बाय द ककू विद देयर सेवरल टाइप ऑफ बर्ड्स। क्रो के साथ ज्यादा कॉमनली आपको मिल जाता है देखने के लिए होते हुए, बट वो किसी भी बर्ड के साथ ही कर सकता है, राइट। सो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब देखो ये जो आपके सामने जो रॉबिन बर्ड है, ये कितना छोटा है। रॉबिन बर्ड यहाँ पे आपका कितना स्मॉल है यहाँ पे, बट वो अभी भी बेबी ककू को खिला रहा है। मतलब वो बेबी ककू वो दिख रहा है उसे कि कितना बड़ा हो चुका है, बट स्टिल इट इज फीडिंग दैट ककू ओवर देयर। तो अब ये बात याद रखना कि ऐसा होता है, यू विल फाइंड कि ककू अपने एग ले करेगा। इट्स नॉट ओनली कि वो क्रोमी जाके एग ले करेगा, इट कैन ले द एग इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट, एंड इस तरीके से इट कैन एक्चुअली मेक श्योर कि उनके हैचलिंग्स बड़े हो, सर्वाइव करें बिना कोई मेहनत के या बिना कोई पेरेंटल
इन्वेस्टमेंट के। सो दैट इज समथिंग यू कैन ऑब्जर्व। और ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रॉबिन यहाँ पे ककू को फीड कर रहा है, इवन दो उससे 3 टाइम्स बड़ा है राइट, तब भी उसके लिए तो उसका खुद का बेबी, इसलिए उसको यहाँ पे फीड कर रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ माई ब्रूट पैरासिटिज्म। सो जब भी आपके सामने ब्रूट पैरासिटिज्म टर्म आएगा, जिसमें आपको ये वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द एग्जाम्पल यू हैव टू नो। अब यहाँ पे आप ऐसा होता है तो क्रो के लिए तो हमेशा ही नुकसान होता होगा कि हमेशा वो बेबी हैच आउट होता होगा, बाकी के बेबीज को धक्का देके गिरा देता होगा, तो ये तो नुकसान हो गया वहां पे। पर ऐसा नहीं होता, मतलब आई वुड से ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि क्रो को, मतलब मदर क्रो को पता चल जाता है कि ये एक बाहर के हैं, तो वो क्या करेगी, उन एग्स को खुद से ही पुश आउट करके नीचे निकाल देगी। सो इट ऑल्सो हैपेंस। ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है कि वो उसे पता चल जाता है कि एक मेरे ये बाहर के एग्स है, ककू के एग है, सो मदर क्रो विल सिंपली पुश देम आउट ऑफ द नेस्ट। बट अगेन दैट इज समथिंग व्हिच दिस ऑलवेज हैव कीप्स ऑन हैपनिंग विद द ककू एंड द क्रो, ये उनके बीच में होता रहता है। सो यू दैट इज हाउ ककू विल ग्रो इट्स नंबर, इस तरीके से इनका नंबर यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखना। आई होप ये कहानी आपको क्लियर है, काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग कहानी है ये। सो आई होप ब्रूट पैरासिटिज्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है। Yes, क्रो को yes. पता कैसे नहीं चलता? बोलो बोलो बेटा, किसका सवाल है, बोलो। सर क्रो को कैसे पता नहीं चलता कि ये कक्कू है करके? हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि इतना विजिबली वो दिख रहा है तो पता क्यों नहीं? अरे मैं बता रहा हूँ, लाइक वो इम्प्रिंट हो जाता है बेटा। ऐसा होता है ना कि बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि चीजें इम्प्रिंट हो जाती है। तो जब बेबी हैच आउट होता है ना, सो इट गेट्स इम्प्रिंटेड इन देयर हेड, इसको फीड करना है मुझे, इसको रेस करना है मुझे, इसको मुझे बड़ा करना है। ठीक है, उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। देन वो ये नहीं सोचते कि ये हमारा है भी या नहीं। आपने पता है कई बार ऐसे स्टोरी सुनो कि न्यूज के अंदर आती है कि एक फीमेल डॉग ने टाइगर के कप को रेस किया या लेपर्ड के कप को रेस किया, उसे बड़ा किया। कई बार ऐसे न्यूज में आपने सुना होगा या कभी कभी आ जाता है, आपका सोशल मीडिया पेज पे आ जाता है। सो व्हाट हैपेंस ना, एनिमल्स के अंदर कई बार क्या होता है कि अगर उन्हें एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर उनके सामने कोई बेबी को रखा जाता है ना, तो उनके सामने वो इम्प्रिंट हो जाता है कि इसको मुझे रेस करना है। अब वो ये नहीं देखते कि कितना बड़ा हो रहा है, राइट, मेरे से 3 टाइम्स बड़ा हो चुका है ये, तब भी मुझे मतलब मैं वो नहीं, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि दिस डज नॉट बिलोंग टू मी। दे विल कीप ऑन फीडिंग द बेबी until and unless it flies away। तो वैसा होता है। आपको मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर दूंगा इम्प्रिंट होने का। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी किसी ने हेंस पाली हो या डक्स पाले हो, अगर वो आपको देख लेना, जब उनका बर्थ होता है, अगर वो आपको देख लेते हैं, अगर आपसे वो फेमिलियर हो जाते हैं, देन वो आपके साथ साथ ही घूमेंगे। दे विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, वो आपके पीछे भी भागते रहेंगे, जहां पे भी आप जाओगे आपके पीछे भी वो आपके जाएंगे। तो उसको भी हम कहते हैं इम्प्रिंट करना। सो बेबी इज ऑल्सो इम्प्रिंट ऑन द their mothers or their whatever they see in front of them as their guardian and they keep on moving behind them। तो ऐसा यहाँ पे भी होता है बर्ड्स के अंदर। सो हाँ, तो मदर बर्ड हमेशा फीड करती रहेगी बिना ज्यादा सोचे हुए वहां पे। ठीक है, तो ये चीज आपको होते मिल जाती है। दैट इज एग्जांपल ऑफ माय ब्रूट पैरासिटिज्म। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे यहाँ पे सामने आ रही है, दैट इज अ स्टोरी ऑफ माय कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है, व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ कमेंसलिज्म, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि ये मेरी वो कहानी है जहां मुझे मिलेगा देखने के लिए इंटरेक्शन, एंड द इंटरेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि एक को होगा फायदा, वन विल गेट बेनिफिटेड, और जो दूसरा होगा यहाँ पे, दैट पर्सन दैट एनिमल विल नीदर गेट बेनिफिटेड नॉर विल गेट हार्म्ड। तो कमेंसलिज्म आपका एक ऐसा इंटरेक्शन बेटा यहाँ पे होता है जिसमें आपको याद रखना है कि जहाँ पे 2 एनिमल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, एक को हो रहा है आपके यहाँ पे बेनिफिट, प्लस साइन मतलब आपके यहाँ पे हो रहा है आपका बेनिफिट, और दूसरा एनिमल जो यहाँ पे होगा दैट विल बी न्यूट्रल। दैट मीन इसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, राइट। सो नीदर गेटिंग हार्म्ड, नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। तो वैसा कौन सा इंटरेक्शन होगा जहां पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज माय कमेंसलिज्म। तो पहले आप याद रखना कि कमेंसलिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 स्पीशीज जहां पे एक को होगा फायदा, दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। अब चलिए हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे आएगा, ऑर्किड ऑन द मैंगो ट्री। सो आपके सामने यहाँ पे ऑर्किड का प्लांट है। सो यू हैव ऑर्किड प्लांट, you have an orchid plant, and this orchid plant is growing on a mango tree. This orchid plant is basically growing on the
मैंगो ट्री। अब ऑर्किड का जो प्लांट यहाँ पे होता है ना, वो मैंगो ट्री को यूज करा है सपोर्ट के लिए। सो इट ग्रोज एज अ एपिफाइट, इट ग्रोज एज अ एपिफाइट, इट ग्रोज एज अ grows as epiphyte। अब जब मैं कह रहा हूं इट ग्रोज एज अ एपिफाइट, तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपका जो मैंगो का जो यहाँ ऑर्किड का जो आपका प्लांट है यहाँ पे, वो मैंगो ट्री को यहाँ पे यूज कर रहा है एज अ सपोर्ट। वो बस एज अ सपोर्ट यहाँ पे यूज कर रहा है, बाकी वो अपना खाना खुद बनाएगा। याद रखना, वो यहाँ पे कसकुटा नहीं है कि वो मैंगो ट्री में से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। द ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग बाय इटसेल्फ ऑन अ मैंगो ट्री, और वो खुद का खाना खुद बनाएगा, बस यूज कर रहा है मैंगो ट्री को एज अ सपोर्ट। और जब वो मैंगो ट्री को यहाँ पे यूज करता है एज अ सपोर्ट, तो इसमें मैंगो ट्री को क्या होता है, ना ही फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तो यहाँ पे आपका बनेगा ये एग्जांपल ऑफ माय कमेंसलिज्म। सो यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट दिस ऑर्किड प्लांट इज गेटिंग बेनिफिटेड। यहाँ पे इसको मिल रहा है बेनिफिट, क्योंकि इसे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है मैंगो ट्री पे ग्रो करने का, राइट। ऑन द अदर हैंड, जो मैंगो ट्री मेरा यहाँ पे है, इसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। सो दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कमेंसलिज्म। वन इज गेटिंग बेनिफिटेड, दूसरा यहाँ पे ना फायदा है ना नुकसान है। So this is a story of my mango tree and orchid plant. याद रखना, ऑर्किड सिर्फ यूज कर रहा है मैंगो ट्री को एज अ सपोर्ट, और उसको उसकी वजह से मैंगो ट्री के लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं है तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय कमेंसलिज्म। क्या एग्जांपल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है कमेंसलिज्म का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नहीं आ रहा तो बता दो, अरे जिसको नहीं आ रहा बता दो, किसी को समझ नहीं आया तो। मैंने किसी का नो सुना, ठीक है। देयर इज वन मोर एग्जांपल। अगर आप देखोगे, पहले बताओ कि लेफ्ट साइड में एनिमल कौन सा है ऊपर? Whale. वेल, राइट राइट, दिस इज योर वेल। ठीक है, ये वेल है आपके यहाँ पे, और वेल के ऊपर ये जो गोल गोल स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर माय बार्नेकल्स। सो यू हैव अ वेल एंड योर बार्नेकल्स। ये वही बार्नेकल्स है बेटा जिसको हमने कॉर्नल्स एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था। दे सेम बार्नेकल्स है, वैसे ही बार्नेकल्स है ये भी। ठीक है, आई वोंट से वही बार्नेकल्स है, बट वही कैटेगरी में आते हैं। दे आर माय बार्नेकल्स। अभी जो बार्नेकल्स है ना, ये वेल के ऊपर चिपके हुए हैं। यू कैन सी देम, दे आर वेरी क्लोजली और टाइटली अटैच्ड टू द वेल्स के साथ। ये काफी टाइटली, मतलब यहाँ पे अटैच्ड है। यू कैन सी देम ऑन द फेसेस ओवर द, पूरे फेस के ऊपर है, नीचे है। सो दे आर अटैच्ड टू द वेल्स, राइट। अब इससे वेल को कोई नुकसान नहीं होता, उनका कोई हैवीनेस नहीं होता, या वो कोई डैमेज नहीं कर रहे होते हैं। सो वेल के ऊपर जो बार्नेकल लगे होते हैं, सो उनसे वेल का कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, ना ही कोई फायदा हो रहा होता है। बट ऑन द अदर हैंड, बार्नेकल्स आर गेटिंग बेनिफिटेड। क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है? कि आप मूव कर रहे हो ओशन में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, आप इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। सो नाउ यू कैन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो खाना ढूंढने में आपको आसानी होती है, बैठे बैठे हुए आपको खाना मिलेगा यहाँ पे पानी के अंदर स्विम करते हुए। सो दैट इज द एडवांटेज यू हैव। सो बार्नेकल्स विल हैव द एडवांटेज। ऑन द अदर हैंड, वेल को ना यहाँ पे फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो ये भी आपका यहाँ पे एग्जांपल बनेगा। दिस आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कमेंसलिज्म। सो दिस वेल ओवर हियर is going to be having like 0, इसको ना ही कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। On the other hand, the barnacles are getting benefited. barnacles को यहाँ पे हो रहा है आपका फायदा, ठीक है। फायदा इन द सेंस दे आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो वेल के ऊपर बैठ के जा सकते हैं, उसके साथ उन्हें खाने के लिए भी, अलग अलग पानी में जा रहे हो तो आपको आराम से अपने खाने के लिए, आपके न्यूट्रिशन के लिए चीज आपको मिल जाती है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ माय कमेंसलिज्म। नीचे वाला एनिमल मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, बट मुझे व्हाइट वाला ये बर्ड है, इसका नाम बता सकता है कोई? ये व्हाइट वाला बर्ड का नाम क्या है? Egret. अरे क्या बात है, कौन था ये, कौन था? हु वाज दैट? अच्छा, अक्षरा, राइट। इग्रेट, बहुत बढ़िया। सो दिस इज माय इग्रेट ओवर हियर। सो नाउ यू हैव अ इग्रेट एंड अ कैटल। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी कहानी आपके यहाँ पे आ रही है दैट यू हैव अ इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। सो यू हैव अ ग्रेजिंग कैटल एंड यू हैव अ इग्रेट। अब यहाँ पे होता क्या है ना, आप इस चीज को समझो। ये इग्रेट क्या करेगा, ये जो आपके सामने इग्रेट जो ये करेगा क्या, ये कैटल के आसपास घूमेगा और कोशिश करके बस कैटल के आसपास चलेगा। अब जब कैटल चल रही होती है ना, तो उसके चलने से क्या होता है, जो स्टैम्प कर रही होती है, फुट अपना हिट कर रही होती है ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड के ऊपर, देन उससे क्या होता है, आपके इंसेक्ट या वॉर्म्स बाहर निकल के आते हैं। बिकॉज आपके यहाँ पे सॉइल थोड़ा टिल्ट होगा ना, जब आपका कैटल मूव करेगा तो आपका सॉइल वहां पे टिल्ट होगा। सो बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द सॉइल और बिकॉज ऑफ द स्टॉम्पिंग, द इंसेक्ट विल कम आउट।
और जैसे ही आपके इंसेक्ट बाहर निकल के आते हैं आपका यहाँ पे इग्रेट उन्हें खा लेगा। तो इग्रेट को यहाँ पे हो रहा है फायदा, इग्रेट कुछ नहीं कर रहा, वो बस कैटल के आसपास घूम रहा है। सो बिकॉज ऑफ द स्टॉम्पिंग, और आई वुड से बिकॉज ऑफ राइट, यार मैं ऐसे लिख देता हूँ। Grazing cattle से आप यहाँ पे कहोगे you will have a tilting of soil, you will have a tilting of soil। अब जब आपके यहाँ पे सॉइल टिल्ट हो रही है, आपकी सॉइल यहाँ पे लाइक मूव हो रही है, लाइक खिंचाई, लाइक आपकी उसके अंदर से सॉइल आपकी जब मूव लाइक जब आपकी सॉइल यहाँ पे आप टिल्ट हो रही है, दैट मीन्स आपकी खुरेदी जाएगी वहाँ पे सॉइल। तो जब आपके कैटल जैसे आपकी सॉइल यहाँ पे टिल्ट हो रही होती है तो उससे क्या होता है, द इंसेक्ट विल स्टार्ट कमिंग आउट, सो विल फाइंड insects will come out from the soil, so insects comes out। और जब आपके इंसेक्ट यहाँ पे बाहर निकल के आते हैं देन उनको खा लेता है आप यहाँ पे इग्रेट। तो सिंपल सी बात है, गाय को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इग्रेट वहां पे है या नहीं है। सो द कैटल ओवर हियर रिमेन्स न्यूट्रल, तो कैटल यहाँ पे रहेगी यहाँ पे न्यूट्रल। ऑन द अदर हैंड आपका इग्रेट आपका यहाँ पे है, इसको यहाँ पे हो रहा है फायदा। सो इट विल बी एबल टू ईट ऑल दोज इंसेक्ट, जो भी आपके यहाँ पे इंसेक्ट बाहर निकल के आ रहे हैं उनको खा के मेरा इग्रेट यहाँ पे हैप्पीली रहेगा। एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव एग्जांपल ऑफ माय प्लस एन जीरो कमेंसिलिज्म। तो एक और एग्जांपल और रहेगा यहाँ पे कमेंसिलिज्म का। तो देखो एग्जांपल आपको याद रखना है, वेल एंड बार्निकल्स, ग्रेजिंग कैटल एंड इग्रेट, मैंगो ट्री एंड ऑर्किड, राइट। और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, ये फिश याद है, ये कौन सी फिश है, किसको मालूम है कौन सी फिश है आपकी? अरे ये फिश के ऊपर बेस कोई पिक्चर देखी आपने कभी कोई? Yes, sir. Finding Nemo. देखिए फाइंडिंग नेमो देखिए, राइट, ये फाइंडिंग नेमो ही है आपका यहाँ पे। तो ये फाइंडिंग नेमो जो आपके सामने यहाँ पे फिश है ना, ये जो फिश है आपकी, इस फिश को हम बोलते हैं यहाँ पे क्लॉन फिश। दिस इज कॉल्ड एज माय क्लॉन फिश। और क्लॉन फिश जो आपका यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये कहाँ पे बैठा हुआ है या कहाँ पे रह रहा है, ये जो आपको लंबे लंबे ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इट इज माय सी एनिमोन, दिस इज माय सी एनिमोन। तो याद रखना आपको यहाँ पे दैट यू हैव अ क्लाउनफिश एंड यू हैव अ सी एनिमोन। अब जब मैं बात कर रहा हूँ क्लाउनफिश एंड सी एनिमोन के बारे में यहाँ पे, तो एक बात आप यहाँ पे हमेशा याद रखना कि यहाँ पे सी एनिमोन जो होता है ना, उसके पास होते हैं टेंटिकल्स which are sting, which can sting, they have a tentacles which can sting। स्टिंग मतलब ये चुभ सकते हैं किसी भी एनिमल को, ये काफी स्ट्रांगली ये स्टिंग कर सकते हैं और उससे उसके लाइक बॉडी को डैमेज हो सकता है। तो टेंटिकल्स इसका जो होते हैं वो स्टिंग करते हैं सी एनिमोन के अंदर, लेकिन क्लाउनफिश को ये कुछ नहीं करते हैं। लाइक क्लाउनफिश इतना स्मॉल फिश होता है कि वो आराम से अंदर जाके रह सकता है सी एनिमोन के अंदर और उसको कुछ नहीं होता। सो बेसिकली सी एनिमोन के पास टेंटिकल्स है एंड दे कैन स्टिंग, मतलब वो चुभ सकते हैं किसी दूसरे एनिमल को या दूसरे फिश को। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, क्लाउन फिश को यहाँ पे मिल रहा है प्रोटेक्शन। क्लाउन फिश जब रहती है सी एनिमोन के अंदर, क्योंकि सी एनिमोन क्लाउन फिश को कुछ नहीं कर रहा होता, इट मेनली हैपेंस टू अफेक्ट लार्जर फिश, और क्लाउन फिश काफी छोटी होती है तो उसको कुछ नहीं होता। तो क्लाउन फिश अंदर वहां पे रह सकता है। और क्लाउन फिश को फायदा क्या मिल रहा है, क्लाउन फिश को यहाँ पे मिलेगा आपका प्रोटेक्शन। अगर क्लाउन फिश के पीछे कोई भाग के अगर फिश आ रही होगी, वो इसके अंदर जाके छुप जाएगा, लेकिन वो बड़ी फिश इसको उखाड़ने की कोशिश नहीं कर सकती, बिकॉज सी एनिमोन हैव सम टेंटिकल्स व्हिच कैन स्टिंग, जो आपके काफी स्टिंग कर सकते हैं, इसलिए उसे कोई दूसरा एनिमल टच नहीं करता। तो क्लाउन फिश को यहाँ पे क्या मिल रहा है, द क्लाउन फिश इज गेटिंग द प्रोटेक्शन ओवर देयर, क्लाउन फिश इज गेटिंग द प्रोटेक्शन। राइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। सो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी, दिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग, एंड दिस ओवर हियर आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर, इसको मिल रहा है यहाँ पे फायदा क्लाउन फिश को, और सी एनिमोन को यहाँ पे आपका हो रहा है ना ही फायदा ना ही नुकसान। सो हियर यू विल हैव अ न्यूट्रल। सो दिस आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कमेंसिलिज्म। याद रखना, सी एनिमोन हैव दोस टेंटिकल्स व्हिच कैन स्टिंग टू अदर एनिमल्स, बट वो क्लाउन फिश को कुछ नहीं करता या कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज क्लाउन फिश इज वेरी स्मॉल, तो वहां पे आराम से आके रह सकती है, बट अदर फिश कैन नॉट will get affected by this सी एनिमोन। तो सी ऑर्नामेंट रह के यहाँ पे इसको फायदा मिला है, सो दैट्स बाय प्लस एंड जीरो इंटरेक्शन। देखो सी एनिमोन के अंदर अगर जाके क्लाउन फिश रह रहा है तो उसको कोई फायदा ना नुकसान नहीं हो रहा होता,
लेकिन क्लाउन फिश का यहाँ पे फायदा हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई कमेंसलिज्म. तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है एंड यू विल फाइंड कि इनके ऊपर बेस्ड ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे. मैं आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पे करा नहीं रहा बिकॉज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से आपके सवाल बन के आते, तो ये बात आपको रखती है यहाँ पे याद. क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो मुझे एक बात बताओ फिर यहाँ पे, अगर आपके हेडलाइंस जो होती है, हेडलाइंस इन योर ह्यूमन हेड, हेडलाइंस इन द ह्यूमन हेड, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म या म्यूचुअलिज्म? किस चीज का एग्जाम्पल है ये? Parasitism. Parasitism. इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? फिर जोर से बोलो सब लोग. इतना क्यों सोच रहे हो? इट इज एग्जाम्पल ऑफ माई पैरासिटिज्म. राइट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माई पैरासिटिज्म. ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन योर लेपर्ड एंड हाइना. अगर लेपर्ड और हाइना मेरे compete कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, तो इनके जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, इसके हैंड रेस करना मुझे, इसलिए हैंड रेस करना. अगर यहाँ पे लोग compete कर रहे हैं कॉमन रिसोर्स के लिए, तो यहाँ पे इंटरेक्शन कौन सा होगा और फायदा होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको हैंड रेस करके. तो बोले तो अपना हैंड रेस करो, बताओ कि अगर इनके जो आपका रिसोर्स, अगर इनके बीच में अगर रिसोर्स के लिए अगर कंपटीशन हो रहा है, देन हाउ दे आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड ओवर हियर. बताइए जसनूर, बोलिए. जसनूर बताइए. ऑलराइट, ठीक है. बताइए गिरिजा, क्या होगा इसके अंदर? हाँ बोलो बोलो. Sir, इसमें interest. ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई आपके एंड पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, कोई बात नहीं, ट्राई करते थोड़ी देर के बाद. बताइए गिरिजा, क्या होगा इसका आंसर? सर यहाँ पे दोनों ही एक ही रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे दोनों का ही नुकसान होगा. तो चांसेस ऑफ गेटिंग बोथ आर गेटिंग हार्म्ड, तो उसके भी चांसेस ज्यादा हैं. तो मतलब यहाँ पे दोनों का ही नुकसान है, और हेंस लास्ट में जो रिसोर्स है वो किसी को भी ना मिलने के चांसेस है. ओके 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 ओके, यहाँ पे ठीक है. कंपटीशन राइट, तो दोनों को यहाँ पे नुकसान, राइट, सो दोनों को यहाँ पे नुकसान है, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ माय कंपटीशन यहाँ पे. बट याद रखना, रिसोर्स तो मिल भी जाएगा. रिसोर्स समझो अगर हाइना को मिल भी गया, तब भी उसे वो कंपटीशन करने का डिसएडवांटेज रहेगा ही रहेगा, उसे compete करना ही पड़ा है ना तब भी उस एरिया के अंदर. सो दैट इज व्हाई याद रखना, रिसोर्स तो मिल जाएगा किसी एक को यहाँ पे, बट दिस विल ऑलवेज बिकम एग्जांपल ऑफ माय कंपटीशन. अब क्योंकि ये मेरा एग्जाम्पल बनेगा यहाँ पे कंपटीशन का, जैसे कि आपने बोला दोनों को यहाँ पे नुकसान होगा. सो कंपटीशन विल ऑलवेज हैव नेगेटिव इंटरेक्शन. ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. राइट, ये कस्कुटा प्लांट वाला एग्जांपल बताओ हैंडल्स करके. कस्कुटा प्लांट का जो एग्जांपल मैंने दिखा था, वो कौन सा टाइप का यहाँ पे स्टोरी था? सो कस्कुटा प्लांट वाज बिलोंगिंग टू व्हिच काइंड ऑफ इंटरेक्शन? हैंड रेस करेंगे आप लोग यहाँ पे सब लोग. कस्कुटा प्लांट वाला एग्जांपल किस चीज को बिलोंग करता था? बताइए जानवी. Sir, parasitism. बताओ क्या करता था कस्कुटा प्लांट जिसलिए आप उसे कह रहे हो एज अ पैरासाइट? सर वो रैप हो जाता था अदर प्लांट्स पे और उससे न्यूट्रिशंस लेता था. Right, it used to get itself wrapped around the other plant and used to derive the nutrition from that particular plant. Right, ये काम था यहाँ पे कस्कुटा प्लांट का. This was a plant, this was a role of my कस्कुटा plant, and that was my parasitism. ठीक है, so this is something you have to know. Alright, so ये हमने यहाँ पे देखा. So this is something you have understood simple ये सब. Now let's talk about my mutualism. बड़ा ही आसान सा है ये टॉपिक म्यूचुअलिज्म वाला, या आप लोग पहले भी बच्चों में आप पढ़ चुके हो. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. द इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट फॉर बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज. यहाँ पे आपके दोनों स्पीशीज को अपने यहाँ पे फायदा हो रहा होता है. सो बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिटेड. सो म्यूचुअलिज्म में यू विल हैव अ प्लस प्लस. अगर दोनों को फायदा हो रहा है, दैट मीन्स यू विल हैव अ प्लस प्लस साइन आपके दोनों यहाँ पे लग जाएंगे स्पीशीज को लेके. ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. तो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल आ चुका है, एग्जाम्पल ऑफ माई लाइकन्स. दीज आर माई लाइकन्स. अगर आप हिमाचल और उत्तराखंड से हैं तो आपने लाइकन्स 100% देखे होंगे. अगर आप पंजाब और कहीं और से हैं तो लाइकन्स वहां पे थोड़े कम दिखते हैं कंपैरेटिवली. राइट, बट दिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कम दिखते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइकन्स ओवर हियर.
सो लाइकेंस की जब यहाँ पे बात करता हूँ तो लाइकेंस में आपको मिलता क्या बेसिक, लाइकेंस होते क्या, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गे एंड फंगाई, एल्गे एंड फंगाई का ये होता है एसोसिएशन। एल्गे पे कह सकते हैं आपको यहाँ पे, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज और यू कैन आल्सो कॉल इट एज साइनोबैक्टीरिया, दैट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, सो एल्गे और फंगा के बीच में आपको यहाँ पे इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी योर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, is your symbiotic association। ओके, सो यहाँ पे आपका हो रहा है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आपका यहाँ पे हो रहा है बिटवीन द फंगा एंड द एल्गे, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल लाइकेंस, और ये से हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसे लाइकेंस। अब यहाँ पे फंगा क्या करता है और एल्गे क्या करता है, तो जो फंगा होगा यहाँ पे आपका एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को और सप्लाई करेगा एल्गे की तरफ, सो इट इज गोइंग टू डू द रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। So I would rather say absorption of the water and nutrients, or I would say absorption of water and minerals. Water and minerals. So water and minerals का यहाँ पे ये करेगा absorption, और absorb करने के बाद वो उसे वो convey कर देगा towards the algae. It will go give it towards the algae. और algae क्या करेगा आपका यहाँ पे, algae will be doing your photosynthesis. इसने करना है आपका यहाँ पे photosynthesis। अब फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो आपका खाना बनेगा ना, उसमें थोड़ा सा खाना वो दे देगा आपके फंगाई को और बाकी अपने लिए रख लेगा। तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, फंगाई को भी रेडीमेड खाने के लिए यहाँ पे मिल जाए, और एल्गी को ऐसा एक फंगाई मिल चुका है जो उसके लिए एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स या वाटर को एब्जॉर्ब करके उसे दे रहा है एल्गी की तरफ। सो बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड ओवर हियर, दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है दैट्स व्हाई इट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई म्यूचुअलिज्म, जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म भी आपके यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, एंड यू कैन आल्सो यूज वन मोर टर्म इन द ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज माय सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अगेन ये बात भी आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, छोटी मतलब 11वीं कक्षा में आपने ये बारे में सीखा होगा, पढ़ा होगा, एंड दिस इज व्हाट लाइकेंस लुक लाइक। कितने लोगों ने यहाँ पे लाइकेंस देखे हुए रियल लाइफ में? तो हैंड रेज किया, अक्षरा, काजल, अपूर्वा, शिवा, महेश, जानवी, क्या बात है, राइट। लाइकेंस, दैट इज हाउ द लाइकेंस लुक लाइक। अगली बार कभी हिमाचल घूमने के लिए जाओगे या देहरादून कभी घूमने के लिए जाओगे, जो लोग वहां से नहीं है तो देखना ट्री पे लगे हुए होते मिल जाते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, यू गेट टू सी देम ओवर देयर। ठीक है, सो दैट इज माय लाइकेंस। अगला एग्जांपल मेरा यहाँ पे आएगा माइक्रोराइजा का। कोई तो भी हैंड रेज करके मुझे बताए कि माइक्रोराइजा क्या होता है। समवन रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज माइक्रोराइजा। बताइए अक्षरा, क्या होता है माइक्रोराइजा? सर ये एसोसिएशन होता है फंगाई और हायर प्लांट्स के रूट्स में। ठीक है, राइट। और इसमें क्या फायदा होता है? सर फंगाई जो एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स की, और जो हायर रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो उसको फूड भी देते हैं और शेल्टर भी देते हैं। वेरी गुड, राइट। सो यहाँ पे माइक्रोराइजा की जब आप बात करेंगे यहाँ पे, इट इज अ एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट एंड अ फंगाई, राइट। So it is a symbiotic association between the roots of the higher plants. याद रखना, it is a symbiotic association. The symbiotic association between these two groups. ठीक है। अब जब आपके यहाँ पे इनकेस आपका सिम्बायोसिस आपके यहाँ पे हो रहा है, तो आप ये बात याद रखना कि आपको एडवांटेज यहाँ पे दोनों को क्या क्या मिल जाए। सो माइक्रोराइजा के बारे में आप 11th में भी आप पढ़ चुके हो, ये अगर आपको याद होगा तो आपने इवन इसके बारे में पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे हमारा मैक्रोज इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें भी हमने ये देखा था, अगर आपको याद हो तो आखिरी पार्ट में हमने ये देखा था कि कैसे माइक्रोराइजा हेल्प करता है एक प्लांट को प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैथोजेंस, सॉइल में से एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, सो ओवरऑल ग्रोथ के लिए वहां पे वो मदद करता है। तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको याद रखना है कि आप जो फंगाई होगा ना, फंगाई विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्योंकि मेरा फंगाई लगा हुआ है मेरे रूट्स के अंदर, तो फंगाई क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
सो एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपका सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल हैव अ मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सो बेसिकली इट विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काफी अच्छे से एब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे हो पाता है। सो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन आपका काफी अच्छे से यहाँ पे हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड जो आपका यहाँ पे रूट्स और हायर प्लांट्स आपके जो है यहाँ पे, या जो मेरे प्लांट्स के रूट्स हैं, वो क्या कर, मतलब प्लांट बेसिकली आपका क्या कर रहा होता है, प्लांट विल डू द फोटोसिंथेसिस वहां पे करेगा, और खाना बनाने के बाद जो भी खाना बनता है थोड़ा सा खाना वो शेयर कर देगा फंगाई के साथ। यहाँ पे प्लांट ने क्या करना है, प्लांट विल शेयर द कार्बोहाइड्रेट with fungi, will share the carbohydrate with the fungi। एक तो ये चीज वो यहाँ पे कर लेगा। सेकंड चीज वो यहाँ पे क्या करता है, इट ऑल्सो गेट्स अ शेल्टर। सो उसके साथ साथ वहां पे आपको इवन मिल रहा है आपका शेल्टर भी आपके यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द प्लांट टू द फंगाई। सो बिल्कुल ये चीजें आपके यहाँ पे होते हुए आपको मिल रही है, तो याद रखना दीज आर द थिंग्स दे डू, एंड दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई सिम्बायोटिक एसोसिएशन का यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा बन जाता है, माइक्रोराइजा, राइट। मिनरल्स का अगर आपसे कोई पूछे तो मेनली आप याद रख सकते हो टर्म यहाँ पे कि फास्फोरस काफी अच्छे से एब्जॉर्ब किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस। फास्फोरस इज समथिंग व्हिच हैज बीन वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द प्लांट। पता है आपको, मैंने बताया था कि जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो उसके अंदर भी आपको फॉस्फेट और नाइट्रेट मिलता है। समथिंग वी हैव नाइट्रेट फॉस्फेट इज गोइंग टू बी वेरी 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 एसेंशियल फॉर द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ। सो याद रखना। सो फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन भी अगर कोई टर्म आता है स्पेसिफिकली, सो माइक्रोराइजा का जो फंगाई होता है ये आपकी हेल्प करता है ये करने में। सो याद रखना दैट इज ऑल्सो एडवांटेज, जहाँ पे दोनों को हो रहा है फायदा। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे यहाँ पे प्लस प्लस साइन। सो लेट्स राइट डाउन ओवर हियर 2 प्लस साइंस। यहाँ पे फंगाई को भी यहाँ पे फायदा है, एंड सिमिलर फायदा आई कैन सी टू द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स वी हैव सीन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। वन ऑफ द एग्जांपल जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लांट एनिमल इंटरेक्शन, जहाँ पे आपका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके यहाँ पे आएगा पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन में आपके एनिमल और प्लांट आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन, तो आपको यहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं हमारे यहाँ पे पॉलिनेशन, तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है दैट यू विल हैव इंसेक्ट मेनली इन्वॉल्व होते हैं आपके यहाँ पे। इफ यू नो दैट इंसेक्ट आर मेनली डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिनेशन, सो आपके यहाँ पे इंसेक्ट इन्वॉल्व होंगे, एंड यू हैव योर सेकंड यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा दैट इज गोइंग टू बी योर फ्लावर। सो प्लांट, और आई वुड से इसमें ब्रैकेट में आप हैव अ प्लांट, तो ये आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड दैट इज ये एक एग्जांपल आपको देगा आपका प्लांट एनिमल रिलेशनशिप का, जहां पे इंसेक्ट और फ्लावर के बीच आपका रिलेशन ऐसा बन चुका है कि दोनों एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंडेंट है। इंसेक्ट को बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंसेक्ट इज गेटिंग द नेक्टर, पोलन उसे मिल सकता है यहाँ पे, और फ्लावर को यहाँ पे मिल रहा है आपका पॉलिनेशन होते हुए। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, जहाँ पे पॉलिनेशन इज वन ऑफ द वेरी डिटेल में स्टडी करे हुआ ये एक एग्जांपल आपको बनता है, जहाँ पे कई सारे इंसेक्ट आपके इन्वॉल्व होते हैं। बटरफ्लाइज हो गई, हनी बी हो गया, आपके वास्प हो गए। सो कई सारे इंसेक्ट आपके हेल्प करते हैं आपके पॉलिनेशन के लिए। इसके ऊपर में ज्यादा वक्त जाया नहीं करना बिकॉज ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ये सब आप यहाँ पे जानते हो। आप मुझे बस ये बताओ कि अगर इंसेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है पॉलिनेशन के लिए, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बोलिए, अगर इंसेक्ट मेरा इन्वॉल्व होता है पॉलिनेशन के लिए, देन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनेशन वी आर टॉकिंग अबाउट? नाम क्या होता है उसका, उस पॉलिनेशन का? एंटेमोफिली। राइट, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ना एंटेमोफिलस। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एंटेमोफिलस। अगर मेरा पॉलिनेशन के दौरान अगर बैट्स इन्वॉल्व हो, बैट्स भी आपने पढ़ा था ना कि बैट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं पॉलिनेशन के लिए, अगर मेरे बैट्स इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द पॉलिनेशन, देन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इट इज कॉल्ड एज? Chiropterophilia. राइट, Chiropterophilis. So that is going to be your that kind of pollination. So I hope आप समझ रहे हो कि कई सारे एनिमल्स और प्लांट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं फॉर द पॉलिनेशन के लिए। अब इसमें हमें करना क्या है ना, हमें स्पेसिफिक यहाँ पे 2 एग्जांपल देखने और समझने हैं, और वो एग्जांपल की कहानी को थोड़ा सा हमें समझना है। दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब तो सिंपल है, ये सब तो आप समझ सकते हो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ स्टोरी। यहाँ पे कहानी है एक फिग प्लांट की, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द इवोल्यूशन ऑफ अ फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड।
with one another. In many species of fig tree, there is tight one-on-one relationship with the pollinator species of the wasp. तो कई सारी स्पीशीज आपकी ऐसी होती है फिग ट्री की जहां पे वन ऑन वन रिलेशनशिप होता है आपका पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प का फिग ट्री के साथ. अब वन ऑन वन का मतलब यहाँ पे क्या है? वन ऑन वन का मतलब यहाँ पे यह है कि विदाउट दैट वास्प अपना फिग ट्री अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता. ठीक है. It means that given a fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. आप ये बात को समझो. एक ऐसा इंसेक्ट है वास्प नाम का, राइट, और उसका एक रिलेशनशिप बन चुका है फिग प्लांट के साथ. और वो जो फिग प्लांट है, वो जो फिग ट्री है मेरा यहाँ पे, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट तभी हो सकता है जब वो वास्प वहां पे प्रेजेंट होगा तभी. तो इसे हम कहते हैं वन ऑन वन रिलेशनशिप. इसको मैं इवन कह सकता हूँ एज ए यहाँ पे एज अ लाइक को इवोल्यूशन. इसको मैं इवन कह सकता हूँ को इवोल्यूशन कि दोनों एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंडेंट है. आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ को इवोल्यूशन. अगर एक गया तो दूसरा भी जाएगा. ऑल्सो कॉल इट एज अ को इवोल्यूशन. ठीक है. तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो यार इतना कहानी में यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है मेरे यहाँ पे. एक है मेरे यहाँ पे वास्प इन्वॉल्व, वन स्पीशीज ऑफ वास्प इज गेटिंग इन्वॉल्व, और दूसरा मेरे यहाँ पे फिग ट्री. दूसरा इज एग्जांपल ऑफ माय फिग स्पीशीज ऑफ फिग ट्री मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व है. सो आई हैव अ वास्प एंड आई हैव अ फिग ट्री व्हिच इज इन्वॉल्व. राइट. तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है. व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर. म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री फिग एंड वास्प. फिग फ्लावर्स. देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है. सो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हियर. सी, ये जो वास्प है ना बेटा आपका यहाँ पे, वास्प आके यहाँ पे एग ले करेगा. वास्प क्या करता है? दो चीज करता है. एक तो करता है पॉलिनेशन. वास्प विल डू द पॉलिनेशन. सो यार यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको मेंशन कर देता हूँ. सो वास्प जो आपका यहाँ पे होगा, वास्प एंड यू हैव अ फिग ट्री. और वास्प में कैसे मदद करनी है? वास्प विल डू द पॉलिनेशन. वास्प विल बी डूइंग द पॉलिनेशन. अब सवाल ये आता है कि वास्प को यहाँ पे क्या फायदा मिलता है? मतलब वास्प वहां पे जाता ही क्यों है? फ्लावर के पास वो जाएगा ही क्यों? सो याद रखना, वास्प इज नोन टू ले द एग्स. इट इज नोन टू ले द एग्स. lay the eggs in the fig fruit. तो ये लोग एग ले करेंगे फिग फ्रूट के अंदर. सो दे आर द वन विच आर गोइंग टू ले द एग्स इन द फिग फ्रूट. सो ये लोग आपके यहाँ पे एग ले करेंगे अपने फिग फ्रूट के अंदर. अब सवाल ये आता है कि मेरा जो वास्प है वो मेरा एग ले वहां पे क्यों कर रहा है? तो आप समझो इस बात को कि वास्प को चाहिए एक ऐसा फ्रूट जहां पे वो अपने एग ले करेगा. अब जब वो वहां पे एग ले करेगा तो एग में से लार्वा निकल के आएगा, और जो लार्वा निकल के आएगा ना, वो थोड़ा बहुत वहां पे जो सीड होता है ना फ्रूट के अंदर, वो खा लेगा. तो अगर 100 सीड है तो 100 सीड में से अगर 20 सीड अगर मेरे लार्वा खा रहे हैं तो उससे मेरे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता. राइट. तो याद रखना, वास्प फिग ट्री के पास जाता ही इसलिए है क्योंकि वहां पे उसे अपने एगले करने होते हैं. अब वो एगले एक प्लांट पे नहीं करता, वो अलग अलग प्लांट पे जाके एगले करता है. तो इससे क्या होता है, आपका पॉलिनेशन का टारगेट आपके यहाँ पे अचीव हो जाता है. तो बेसिकली आप चाहते क्या थे? आप करना चाहते पॉलिनेशन. फिग ट्री वही चाहता है ना कि पॉलिनेशन हो अच्छे से. तो वास्प का ये जो घूमना होता है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ जाना एगले करते हुए, तो उसके वजह से आपका पॉलिनेशन भी आपके यहाँ पे हो जाता है. तो ये बात आपको याद रखनी है. तो वास्प का फायदा याद रखना, वास्प इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ लेइंग द एग्स. और जब वो एगले करेगा तो एग में से लार्वा निकल के आएंगे, और वो लार्वा इनिशियल फ्यू डेज के लिए आपके जो फ्रूट के अंदर जो सीड्स होंगे उसके ऊपर वो कंज्यूम करेंगे. तो यहाँ पे दोनों को आपको यहाँ पे फायदा होते मिलेगा. फिग फ्रूट को आपको मिलेगा यहाँ पे पॉलिनेशन, एंड वास्प को यहाँ पे मिली जगह जहाँ पे अपने वो एगले कर सकता है, जहाँ पे उसके बेबीज ग्रो कर सकते हैं. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माई अगेन म्यूचुअलिज्म जो आप यहाँ पे देख सकते हो. लेट्स सी. द फीमेल wasp uses the fruit not only as a oviposition site but uses the developing seeds within the fruit for nursing the larva. जो मैंने आपको बोला कि वो सिर्फ वहां पे एग ले नहीं कर रही, एग ले करने के बाद वहां पे जो लार्वा निकल के आ रहे हैं वो अपने आप को अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे, वहां पे वो अपना थोड़ा खाना पीना खा कर पाएंगे बाय फीडिंग ऑन द सीड्स. सीड्स के ऊपर खा के वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. द wasp pollinates the fig inflorescence while searching for the suitable egg laying sites. जब वो आपका एग लेइंग साइट ढूंढ रहा होता है तो वो अलग अलग जगह पे जाके अपना पॉलिनेशन कर लेगा. इन द रिटर्न ऑफ द फेवर ऑफ द पॉलिनेशन द फिग फ्रूट ऑफर्स द wasp some of the developing seeds as a food for the developing wasp larva. तो फिग फ्रूट क्या करता है कि हाँ भी ले लो, 2-4 सीड अगर आपने खा लिए तो क्या फर्क पड़ रहा है. सो वो सीड्स मिलता है रिवॉर्ड एज अ वास्प को. तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माई वास्प एंड द फिग ट्री. एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल के और बेस्ड आपके सवाल आएंगे.
क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये वाली कहानी? Yes, sir. Yes, sir. sir. This is a story which you all have to remember in this. Then you have another story of my Mediterranean orchid. ये काफी इंटरेस्ट, हाँ बेटा बोलो, क्या सवाल है आपका? बोलो पूरा बोलो। तो इसमें फिर फिग ट्री को क्या फायदा? ये तो फ्रूट पर लेकर है, मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो ही गई है। ओके अच्छा, यू आर टेलिंग मी कि हाँ कि आपका फ्रूट तो यहाँ पे सर पहले ही बन चुका है आपका यहाँ पे, तो उसको फायदा क्या हुआ? तो अब याद रखना, ये फ्रूट बना भी इसलिए क्योंकि आपके यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ था। तो आप ऐसे समझ लो अपूर्वा यहाँ पे कि सब एक साथ नहीं हो रहा है यहाँ पे। कुछ एरियाज के अंदर आपके फ्रूट डेवलप कर रहे हैं, कुछ के अंदर आपके अभी फ्लावर लगे हुए हैं, और जहाँ पे आपके फ्लावर लगे हुए हैं वहां पे जब तक आपका आएगा नहीं ना पोलन ग्रेन, तब तक आपका फ्रूट डेवलप वहां पे नहीं होगा। और जब आपका वहां पे फ्रूट डेवलप होता है तो वो फ्रूट जो आपका वहां पे डेवलप हुआ वहां पे आके अपना मतलब बेसिकली आप ये सोचो कि आपका एक इन्फ्लोरेंस है वहां पे, फ्रूट भी और आपका फ्लावर भी आसपास में। तो वाइल एक्चुअली एडिंग द एग्स ऑन द फ्रूट, वो बाकी आसपास के जो फ्लावर होते हैं वहां से वो अपना पोलन ग्रेन लाइक वहां से अपना पोलन लेके वो दूसरे प्लांट की तरफ चला जाएगा। सो दैट इज समथिंग विल कीप ऑन हैविंग। तो आपको चाहिए वास्प को, ये चाहिए होगा, सॉरी द फिग ट्री विल ऑलवेज रिक्वायर्ड वास्प, ताकि वो हमेशा अपना लाइक वहां पे पॉलिनेशन करा सके। अगर वास्प नहीं होगा ना तो आपका पॉलिनेशन यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो अगर आपका पॉलिनेशन अगर आपके यहाँ पे हो नहीं रहा देन प्रोसेस आपका आगे नहीं बढ़ेगा। सो आपका जो बात है वो इट मेक्स सेंस कि अगर फ्रूट वहां पे ऑलरेडी बन चुका है तो क्यों ही बुला रहे हो आप उसे वहां पे। बट आप ये भी याद रखना, इट इज नॉट हैपनिंग विद ऑल द फ्रूट्स। ये प्लांट में ऐसा नहीं कि सारे फ्रूट्स के अंदर आपके यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन हो चुका है, कुछ जगहों पे हो चुका है, कुछ अभी भी करना बाकी है। एंड दैट कैन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द पॉलिनेशन, और वो कराने के लिए यू नीड हेल्प ऑफ अ वास्प ओवर देयर। एंड जनरली होता है नहीं काफी क्लस्टर्ड होते हैं, ये इतने क्लस्टर्ड होते हैं फ्लावर और फ्रूट दैट आप जब जाते हो वहां पे पॉलिनेशन कराने के लिए यू कैन एक्चुअली डू द डिपॉजिशन ऑफ एग एज वेल वहां पे। और आदर मैं कहूंगा कि जब आप एग डिपॉजिट करने के लिए जाते हो तब आप अपने ऊपर कुछ पोलन ग्रेन लेके दूसरे प्लांट की तरफ चले जाओगे। सो दिस वे इज समथिंग व्हिच विल कीप ऑन हैपनिंग ओवर देयर। अब पूरा समझ आ रही है मेरी बात आपको यहाँ पे? Yes, sir. This is what happens, but yeah, it was a very good question. Makes sense कि अगर फ्रूट बन ही चुका है मेरे यहाँ पे तो आप क्यों कर रहे हो? But this is what happens in that. So ये मेरे यहाँ पे वास्प और मेरी कहानी for my fig tree. And now the next story is my Mediterranean orchid. तो चलिए देखते हैं Mediterranean orchid के अंदर आपकी यहाँ पे कहानी किस तरीके से यहाँ पे आपकी फ्रेम की जाएगी। ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्लांट है, एक ऑर्किड आपका यहाँ पे प्लांट है। और ये प्लांट के अंदर क्या होगा ना, यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपका होता है एक आपका लीफ हो जाएगा विच विल बिहेव लाइक अ फीमेल बी। हैव अ लुक एट दिस। अब आपके सामने यहाँ पे एक प्लांट है, राइट? इसके पास पेटल्स है। सो यू हैव लाइक ऑल द पेटल्स, यू हैव लाइक पेटल 1, यू हैव अ पेटल 2, यू हैव अ पेटल 3, बट पेटल 4 जो मेरा यहाँ पे है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे पेटल 4 जो मेरा यहाँ पे है इट इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट। तो अब पेटल 4 ऐसा डिफरेंट यहाँ पे क्यों है? This petal 4 resembles a female bee. This petal resembles female bee. Right? अब ये यहाँ पे रिसेंबल कर रहा है फीमेल बी के साथ ये पेटल। तो इसका फायदा क्या होता है? देखो इसका टैक्टिकल मूव क्या है। देखो ये ऑर्किड ने क्या किया, ऑर्किड के पास अगर 4 पेटल थे तो 4 में से उसने क्या किया, एक पेटल जो यहाँ पे था समझो 5 पेटल थे, और 5 में से एक पेटल उसने क्या किया, उसने कुछ अलग सा बना दिया। अलग सा बनाया मतलब इट हैज मेड इट लुक लाइक अ बी, फीमेल बी। तो पता है होता क्या है, जो आपका जो ओरिजिनल बी यहाँ पे होता है ना, वो बी आपका यहाँ पे आएगा, मतलब मेल बी आपका यहाँ पे आएगा, इट विल सिट ऑन द पेटल। उसे क्या लगेगा कि वो फीमेल बी है एंड इट विल डू द सूडो कॉपुलेशन। तो मेरा मेल भी यहाँ पे आएगा, सो मेल बी विल कम नाउ, सो माय मेल बी विल कम, मेल बी यहाँ पे आके इट विल डू समथिंग लाइक योर सूडो कॉपुलेशन, सूडो कॉपुलेशन। ठीक है, अब ये जब सूडो कॉपुलेशन आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा तो इससे होता क्या है दैट जब ये मेल भी आके उस पर बैठेगा ना तो उसके ऊपर आ जाएंगे पोलन ग्रेन्स, द पोलन ग्रेन विल गेट ऑन टू द मेल बी ओवर देयर, और अब वो मेल भी वहां से जाएगा किसी दूसरे पेटल के ऊपर, उसे भी लगेगा कि कहीं और एक और पेटल पे हनी भी बैठी हुई है फीमेल वाली। सो इट विल जस्ट कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, और इस तरीके से आप अपने यहाँ पे पॉलिनेशन करा सकते हो। तो आप सोचो यहाँ पे एक टैक्टिकल मूव है, एक तरीके से एक बहुत दिमाग अच्छा दौड़ाया है आपके प्लांट ने यहाँ पे, लाइक विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, एंड इट हैज एक्चुअली मेड अ पेटल जो बिल्कुल दिखता है फीमेल बी जैसा, और उसके से क्या हो रहा है आप यहाँ पे अपना पॉलिनेशन करा पा रहे हो।
अब आप मुझे बताओ यहाँ पे एक तरीके से सोचा जाए तो मेल बी को तो यहाँ पे कोई फायदा हो नहीं रहा, राइट? मेल बी को तो यहाँ पे कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा, राइट? इट इज नॉट इवन अ फीमेल बी ओवर देयर विच इज सिटिंग ओवर देयर। इवन देन अभी हम लोग इसको डालेंगे एज अ म्यूचुअलिज्म के अंदर ही, बट याद रखनी है स्टोरी, आपको याद रखनी है दैट यहाँ पे हो क्या रहा है। इसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिसाइड, इसको हम कहते हैं यहाँ पे सेक्सुअल डिसीट, हम इसे यहाँ पे बोलते हैं कि मेल बी को आपने अट्रैक्ट करके बुला लिया, एक पेटल को फीमेल भी बना के, और उसके बाद मेल भी ऐसे मल्टीपल जगहों पे जाके घूमेगा, उससे क्या होगा, पॉलिनेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेक्सुअल डिसीट। दिस इज एग्जांपल ऑफ माय सेक्सुअल डिसीट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑर्फिस employs sexual deceit to get pollination done by a species of a bee। क्या करता है वो, one petal of the flower bears an uncanny resemblance to a female of the bee। so एक petal जो यहाँ पे flower का होगा, it will look very similar to the female bee in size, color and marking, right? the male bee is attracted to what it perceives as a female। so male bee यहाँ पे attract कर लिया जाएगा and will see it as a female, वो female की तरह attract उसे देख के वहां पे आ जाएगा, and pseudo copulates and will do the pseudo copulation आपके यहाँ पे होगा with the flower। during the process is dusted with the pollen from the flower। during that process is dusted with pollen with the flower। तो flower आपके यहाँ पे flowers आपके pollen आपके bee के ऊपर आ जाएंगे, and when the same bee pseudo copulates with another flower, the transfer of pollen to it and thus pollinates the flower here। और इस तरीके से आपके यहाँ पे pollination आपके यहाँ पे सक्सेसफुली इजीली आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, that is also one of the way through which this plant has found a way so that it can do the pollination। काफी इंटरेस्टिंग ये तरीका है देखा जाए तो। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, अगर इवोल्यूशन के साथ साथ अगर फीमेल बी का कलर चेंज हुआ, अभी फीमेल बी का कलर है ब्लैक, ठीक है, अगर आप सोचो कि विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, विद इवोल्यूशन, अच्छा पहले ये बताओ क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सोचो विद इवोल्यूशन, विद एवोल्यूशन अगर फीमेल बी का कलर यहाँ पे चेंज हुआ, इफ यू फाइंड कलर ऑफ फीमेल बी, कलर ऑफ फीमेल बी gets slightly changed, gets slightly changed, राइट? सो कलर ऑफ फीमेल बी गेट स्लाइटली चेंज, अगर ऐसा होता है, अभी ब्लैक है और वो थोड़ी सी अगर फीमेल बी आपकी पर्पल कलर की हो जाती है, तो बताए क्या होगा, फिर ये तरीका काम नहीं करेगा, या क्योंकि अट्रैक्ट नहीं होंगे ना वहां पे, फिर हनी मेल भी अट्रैक्ट नहीं होगा वहां पे, क्योंकि अगर कलर चेंज होगा ना फीमेल बी का कोर्स के इवोल्यूशन के साथ साथ, सो आपका मेल भी आपका वहां पे अट्रैक्ट नहीं होगा। सो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे प्लांट विल ऑल्सो हैव टू को इवॉल्व, प्लांट के पेटल को भी आपको यहाँ पे को इवॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हाट विल हैपन, अगर ऐसा होता है देन व्हाट यू विल फाइंड, द प्लांट विल ऑल्सो को इवॉल्व। इन दैट केस अगर ऐसा होता है देन प्लांट विल हैव टू को इवॉल्व, will to co-evolve, ताकि अब वो अपने पेटल का कलर थोड़ा सा पर्पल कर ले, ताकि वो अपने पेटल का कलर थोड़ा सा पर्पल कर ले, दैट इज समथिंग द प्लांट विल ट्राई टू डू। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी, दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर, और यही चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, ठीक है? देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, here you can see how the co-evolution operates। if a female bee color pattern changes even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of a petal to the female bee, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज समथिंग यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। और यहाँ पे ये दोनों स्पीशीज काफी लाइक एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ऐसे कर रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो चलो एक को फायदा हो रहा है यहाँ पे सही तरीके से, but you will still call it as an example of a mutualism right now because inside में mention किया हुआ है। but याद रखना, this is a story of my Mediterranean orchid और this is a story of my sexual deceit। अब ये सब हमने यहाँ पे देख लिया, let me give you one more example। एक और टर्म हम यहाँ पे सीख लेते हैं, let me make you understand one more term here, that is your amensalism।
अमेंसिलिज्म, जैसे हमने देखा कमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म, वैसे एक और टर्म आपको यहाँ पे होता है अमेंसिलिज्म। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं हम। लेट्स हैव अ लुक व्हाट डू फाइंड हैपनिंग इन अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म में आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक स्पीशीज को यहाँ पे होगा नुकसान और दूसरे को ना यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। सो वन इज गेटिंग अफेक्टेड नेगेटिवली और दूसरा जो मेरा यहाँ पे होगा वो यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा। इसका एग्जांपल आपका यहाँ पे क्या है? द एग्जांपल इज ब्लैक वॉलनट ट्री। ब्लैक वॉलनट ट्री, ठीक है, एंड नियरबाय प्लांट्स, नियरबाय प्लांट्स। चलिए इस एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। तो समझो ये मेरा ब्लैक वॉलनट ट्री है, समझो यहाँ पे बना रहा हूँ आपको यहाँ पे एक ट्री, दैट्स माय ब्लैक वॉलनट ट्री। ये मेरा ब्लैक वॉलनट ट्री है। अब ब्लैक वॉलनट ट्री जो होता है ना, उसके जो रूट्स होते हैं, उनके रूट्स में से निकलते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस। इनके जो रूट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, इनके रूट्स में से आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हुए। सो यू इमेजिन दैट देयर इज अ सॉइल, राइट, और यहाँ पे रूट में से निकल रहे आपके टॉक्सिक सब्सटेंस। सम केमिकल कंपाउंड आर गेटिंग रिलीज फ्रॉम द रूट्स। अब ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके से क्या होता है कि आपके जो नियर बाय प्लांट्स उनकी डेथ हो जाती है। जो नियर बाय स्मॉल प्लांट्स आपके यहाँ पे होते हैं तो उनकी वहां पे डेथ हो जाती है। सो यहाँ पे जो नियर बाय प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा होगा ना छोटा सा, ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए ग्रो नहीं कर पाएगा, इसके यहाँ पे डेथ हो जाएगी, सो इट विल डाई। तो क्या हुआ यहाँ पे? इसको तो नुकसान हो गया ना। यहाँ पे जो नियर बाय जो छोटे छोटे मेरे वहां पे प्लांट है उनको यहाँ पे नुकसान हो गया। सो दे एक्चुअली गॉट नेगेटिवली अफेक्टेड। और मेरे जो ब्लैक वॉलनट ट्री मेरा यहाँ पे है, इसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। अब आप में से कोई कह सकता है कि सर फायदा तो हो रहा है ना वहां पे, अगर आसपास के अगर मेरे ट्री को मार डालूंगा या मर जाएंगे तो मैं सारे अपने यहाँ पे रिसोर्सेज यूज कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। ब्लैक वॉलनट ट्री इतना बड़ा ट्री होता है कि छोटे प्लांट्स का रहना या ना रहना कोई अफेक्ट नहीं करता उसे। तो ऑल स्मॉल प्लांट्स या ग्रास जो होती है, अगर वो रहे ना रहे वैसे उसे फर्क पड़ेगा नहीं कभी। बट दीज केमिकल, दीज सब्सटेंस विच आर कमिंग फ्रॉम द रूट्स आर नोन टू किल द नियर बाय प्लांट्स एंड दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई अमेंसिलिज्म। ये बनेगा मेरा यहाँ पे अमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल। एक को यहाँ पे फायदा हो रहा है, एक को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, और दूसरे को यहाँ पे फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। क्या ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। द वन मोर एग्जांपल कैन बी एग्जांपल ऑफ माय पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया। पेनिसिलियम एंड योर बैक्टीरिया। अब आपको ये बात मालूम है कि जहां पे आपका पेनिसिलियम ग्रो करता है वहां पे वो पेनिसिलिन रिलीज करेगा, और उससे क्या होगा, जो नियर बाय के जो बैक्टीरिया होंगे उनके यहाँ पे डेथ हो जाएगी। सो बैक्टीरिया को मारना नहीं चाहता वो, बट बैक्टीरिया उस एरिया में ग्रो नहीं कर सकता जहां पे पेनिसिलियम आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है। सो बैक्टीरिया इज गेटिंग नेगेटिवली अफेक्टेड ओवर हियर। सो बैक्टीरिया यहाँ पे नेगेटिवली आपके यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, और पेनिसिलियम जो आपका यहाँ पे है दैट इज गेटिंग नीदर अफेक्टेड नॉर हार्म। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ी सी मारना चाहता है, ये तो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, वहां पे कुछ सब्सटेंस निकलेगा उस फंगा में से एंड दैट विल किल द बैक्टीरिया। सो दिस आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय अमेंसिलिज्म। पेनिसिलियम को नहीं फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, बट बैक्टीरिया जो उसके आसपास ग्रो करने की कोशिश करने वाला था उसको वहां पे नुकसान होगा, इट विल डाई ओवर देयर। सो दैट इज बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय अमेंसिलिज्म। तो याद रखना अमेंसिलिज्म के एग्जांपल यहाँ पे आपके कौन से याद रख लो, कई बार आ सकता है मैच द फॉलोइंग के अंदर। सो दिस समथिंग यू हैव टू नो। बाकी हमने देखा हमारे यहाँ पे ये स्टोरीज याद रखना। एक तो आपकी होगी मेडिटेरियन ऑर्चिड की स्टोरी आपके यहाँ पे, देन वी हैव अ स्टोरी ऑफ योर वास एंड योर पर्टिकुलर फिग फ्रूट, ये भी याद रखना। एंड देन द रिमेनिंग पार्ट वी हैव सीन म्यूचुअलिज्म एंड योर कमेंसिलिज्म। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, तो इतनी बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद, और आपका चैप्टर यहाँ पे आपका हो जाता है खत्म। सो दिस इज वेयर योर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। चलिए बात काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स से आपको ये चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही, तो हैंड रेज करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो विल स्टार्ट विद योर हैंड रेज करो इसके लिए। चलो फटाफट। माइक्रोराइजा एग्जिबिट द फिनोमेनन ऑफ, चलिए चलिए जल्दी से हैंड रेज करिए। बताइए प्रखर वर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑलराइट, सिद्रा क्या लग रहा है आपको? बी ऑप्शन। सिद्रा एक्सप्लेन कर दो कि माइक्रोराइजा में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। फंगाई और हाइजर प्लांट। रूट्स ऑफ हायर प्लांट,
हमेशा याद रखना रूट्स ऑफ हायर प्लांट, क्योंकि हायर प्लांट में तो वो ऐसा थोड़ी कि फंगा हर जगह ग्रो कर रहा है, इट इज ओनली ग्रोइंग इन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। ठीक है, अब काजल क्या आप मुझे बताओगे कि ये जो एसोसिएशन है आपके यहाँ पे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगाई के बीच में, इसमें किसको क्या फायदा हो रहा होता है? काजल बता दो थोड़ा सा। सर जो फंगाई है उसे शेल्टर मिल जाता है हायर प्लांट से। हाँ, हाँ, और बोलो बेटा, नोट डाउन करते रहा करो, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, फटाफट इनको शब्द शॉर्ट में लिखते रहा करो। आई होप सब लोग नोट्स बनाते हो, जब आप मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो शॉर्ट शॉर्ट में आप नोट्स बना के रखा करो ताकि आप हमेशा से देख के बता सको। सो यस, यू विल फाइंड द फंगाई विल गेट शेल्टर एंड फूड, और जो आपके यहाँ पे जो हायर प्लांट होगा उसको मिलेगा एक ज्यादा सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड द वाटर। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी। A mutual beneficial association necessary for survival of the both partner is called as what? ये कौन सा ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे दोनों का फायदा यहाँ पे होता है? बेनिफिशियल मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियल मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे। बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन। बताइए गिरिजा, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए सर। राइट, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। The relationship between the algae and a fungi in a lichen is called as what? बोलिए शिवा। सर सिम्बायोसिस। और राइट, अब मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि इसमें हो क्या रहा है? बताइए, कौन बताएगा इसे? जानवी नहीं, तनुप्रीत आप बताइए कि यहाँ पे फंगाई को क्या मिल रहा है और एल्गाई को क्या मिल रहा है? सर इसमें जो फंगाई होता है ना वो वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करता है और वो उसको पास ऑन करता है टू एल्गी। तो एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है, थोड़ा सा अपने पास रखता है और थोड़ा सा वो फंगाई को दे देता है। वेरी गुड, सो दैट इज माय सिम्बायोसिस। बहुत बढ़िया। ओके, विच वन इज ट्रू? तो देख लो आराम से, स्टेटमेंट को पढ़ लो यहाँ पे सब लोग, रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड देन टेल मी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही है। ऑलराइट, बताइए पल्लवी, बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन बी। प्रखर, बी। शिवा, सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी अगर आप लोग मुझे यहाँ पे कह रहे हो, देन आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। Symbiosis when interaction is useful to both the population, that is why it is going to be correct statement. बाकी सारी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है। Commensalism when none of the interacting population affect each other, ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है, राइट? Symbiosis when neither population affects each other, ये भी गलत है आपके यहाँ पे। Commensalism when the interaction is useful for both population, that's also incorrect. So option B becomes the correct answer. What is keystone species? ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ व्हाट इज माय कीस्टोन स्पीशीज। ये देखना है यहाँ पे। अब देखो बेटा, होता क्या है ना, अगर आपको याद होता तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि समझो एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ ए टाइगर। आपके पास है वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन। टाइगर की पॉपुलेशन आपके पास कम है लेकिन है, समझो आपके पास वहां पे 25 टाइगर थे, राइट? और ये टाइगर क्या करता था? ये मेंटेन करता था पॉपुलेशन मेरी डियर्स का। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने टाइगर को वहां से निकाल दिया, अगर टाइगर को मैंने वहां से निकाल दिया, देन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा। क्या किसी को ये बात याद है? यस सर। यस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आपका क्रिएट होता है अगर मैंने टाइगर की पॉपुलेशन को वहां से निकाल दिया। दैट मीन्स व्हाट? अगर मेरे टाइगर वहां से गए तो मेरा डियर का पॉपुलेशन बढ़ेगा। अगर डियर का पॉपुलेशन वहां पे बढ़ा, देन प्रेशर क्रिएट होगा मेरे प्लांट्स के ऊपर, और प्लांट्स पे प्रेशर बढ़ेगा, देन ओवरऑल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। तो टाइगर जो आपका यहाँ पे है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कीस्टोन स्पीशीज। टाइगर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कीस्टोन स्पीशीज। इसके वजह से पूरा वहां पे मेंटेन्ड है आपका इकोसिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड एज माय कीस्टोन स्पीशीज।
राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार, दैट योर टाइगर इज एग्जाम्पल ऑफ माई कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है। एंड ये जो मेरे यहाँ पे स्पीशीज आपके यहाँ पे होती है, ये हमेशा स्मॉल नंबर में रहेगी, इट विल ऑलवेज बी देयर इन द स्मॉल नंबर, it will always going to be present in the small number, but it will have a huge impact. But it will have a huge impact on the ecosystem. It will always have a huge impact on ecosystem. इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम बात करते हैं कीस्टोन स्पीशीज के बारे में, वो काफी कम होती है नंबर के अंदर, ये पूरे इकोसिस्टम को संभाल कर रखती है। जैसे हमने टाइगर के यहाँ पे एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया, अगर टाइगर वहां से निकल गया, दैट विल क्रिएट अ इंबैलेंस ओवर देयर, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय कीस्टोन स्पीशीज। क्या कीस्टोन स्पीशीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या ये टर्म आप सबको यहाँ पे क्लियर है? हाँ, यस सर। क्या? तो अब देखो इसके अंदर आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लो ध्यान से, देन रेज योर हैंड। बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन वापस बोलना, सुनाई नहीं दिया। सर, फोर्थ ऑप्शन। ओके, ठीक है। अपूर्व, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। एंड पल्लवी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है, आई जस्ट टेक वन मोर आंसर। बता दो काजल, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर। देखो बेटा, ए इसलिए होगा यहाँ पे, देखो डी क्यों होगा मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे डी में क्या लिखा है? इट्स अ डोमिनेंट स्पीशीज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द बायोमास। ये बात सही नहीं है ना, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पोर्शन ऑफ बायोमास, राइट। डोमिनेंट स्पीशीज हम उसे यहाँ पे बोलेंगे नहीं, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, अगर आपने डोमिनेंट उसे बोल भी दिया, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पोर्शन ऑफ बायोमास, क्योंकि हमेशा इनका नंबर स्मॉल ही रहेगा। कीस्टोन के बारे में आपको बताया था कि द नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द स्मॉल, तो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी में यहाँ पे मेरा सही नहीं बनता। ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या करें? अ स्पीशीज व्हिच मेक्स अप अ स्मॉल, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल बायोमास ऑफ द कम्युनिटी, yet has a huge impact on the community's organization and survival. So that becomes my correct answer over there. Option A. A species which makes up only a small portion of a total biomass. एक small portion ही आपको लेगा नहीं है, but still will have a huge impact. So that is going to be called as my option A. Which type of association is found between the entomophilous flower and pollinating agent? बताइए, बोलिए तवनप्रीत, बोलिए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। राइट, दैट्स व्हाट योर करेक्ट आंसर। म्यूचुअलिज्म आपके यहाँ पे इसका आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा। दैट्स अ कॉमन एग्जाम, दैट्स अ सिंपलेस्ट एग्जांपल यू कैन अंडरटेक कि मेरा फ्लावर और पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में आपके यहाँ पे क्या होता है। दैट्स गोइंग टू बी आवर म्यूचुअलिज्म ऑल द टाइम, ठीक है। देन ये वाला देखो यहाँ पे ध्यान से, देन गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Raise your hand to answer this. The population interaction written by plus and minus refers to what? बताइए गिरिजा, क्या होगा इसका आंसर? गिरिजा बताइए। सर ऑप्शन सी। जसनूर, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर पैरासाइटम, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही, आप दोनों का आंसर यहाँ पे सब लोग इसके साथ एग्री करेंगे। यस, द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंट बाय प्लस एंड माइनस इज गोइंग टू बी अ पैरासिटिज्म। एक हो रहा है फायदा, एक हो रहा है नुकसान यहाँ। दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी, बिल्कुल सही, राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड? में से कौन सा इंटरेक्शन है जहां पे दोनों को यहाँ पे दे आर गेटिंग एडवर्सली अफेक्टेड? चलिए जल्दी हैंड रेस करिए। लड़के लोग भी बेटा, लड़के लोग भी। महेश, कहाँ हो आप? महेश, प्रखर, शिवा, कहाँ हैं आप? यूपी पे लेके सर हम यहाँ पे ही है, लेकिन बोलेंगे नहीं हम कुछ। बोलिए पल्लवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन डी।
ओके, जानवी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। यस, इट इज माय कंपटीशन। ठीक है, ये आपके यहाँ पे आ रहा है। ये वाला भी करके बता दो, हो सकता है। आराम से देख लो क्वेश्चन को, अमेंसिलिज्म के बारे में पूछा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो रीड द क्वेश्चन थॉरली, टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। क्या लग रहा है शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर सेकंड ऑप्शन। काजल क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी सर। बैटमैन वाला बी। एंड अक्षरा? बैटमैन वाला बी। राइट, वन स्पीशीज इज गेटिंग हार्म्ड एंड अदर इज गेटिंग अनअफेक्टेड। कोई हैंड रेज करके मुझे बताए इससे एग्जांपल क्या आता है। हैंड रेज करो और मुझे एक्सप्लेन करो फिर कि एग्जांपल इसके यहाँ पे क्या बन रहे थे मेरे यहाँ पे। महेश बताओगे एग्जांपल? सर ब्लैक वॉलनट ट्री एंड नियर बाय प्लांट। क्या हो रहा था वहां पे? सर ब्लैक वॉलनट ट्री एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है सर, जिससे मतलब लोअर स्पीसीज को डाई हो जा रहे थे, वो मतलब ग्रो नहीं कर पा रहे थे। राइट राइट, तो उसको तो नुकसान हो रहा है, वो तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, उसको तो नुकसान हो रहा है। ब्लैक वॉलनट ट्री को फायदा क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे फिर? सर क्योंकि उसे मतलब वो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि उसको राइट, जरूरत। वेरी ट्रू। डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा उसके लिए, अगर वो है तो भी है, नहीं भी है तो भी। सो यस, दैट्स व्हाट योर ऑप्शन बी है। राइट, जोर से बोल इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। राइट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैंड रेज करो इसके लिए, हैंड रेज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कमेंसलिज्म? और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ, थोड़ा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वैसे नहीं चलेगा। बताइए पल्लवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। और बताओ, ये तो आपने बोल दिया यहाँ पे आंसर, अब कर दो एक्सप्लेन कि दोनों को फायदा क्या हो रहा है, कौन है जिसको फायदा हो रहा है और कौन है जो ऐसा ही है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लोन फिश को फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है फायदा, बताओ। सर जो सी एनेमोन के टेंडल्स है उसको इफेक्ट नहीं करते, और कोई फिश अगर उसको उसका पीछा करेगी, वो उसमें जाकर छुप जाएगी तो उसे कुछ नहीं होगा, और अदर स्पीशीज से हार्म होगी। राइट, तो क्लाउन फिश को यहाँ पे मिला प्रोटेक्शन, और सी एनिमोन को से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंस से एब्सेंस से, बट यस, क्लाउन फिश इज गेटिंग बेनिफिटेड। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। माइकोराइजा और एसोसिएशन बिटवीन, ये है मेरे यहाँ पे एसोसिएशन बिटवीन व्हाट। चलो इसको तो जल्दी करते हैं, यहाँ पे बताओ अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है। चलो बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी, राइट, ठीक है। सुडोकॉपलेशन हेल्प्स इन पॉल्यूशन इन व्हाट? सुडोकॉपलेशन में से किसके अंदर आपका पॉल्यूशन करने में आपके यहाँ पे मदद कर रहा था? चलिए हैंड रेज करिए सब लोग। कहाँ चले गए लड़के सारे? लड़के एलेक्स, चलो चलो, लंच डिनर टाइम हो गया। बताओ बताओ शिवा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। आप बी कह रहे हो? ओके, गिरिजा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन। गिरिजा ने धीरे से बोल दिया आपके यहाँ पे ऑप्शन बी। एंड सिद्रा आपको क्या लग रहा है? सर बी। बैटमैन वाला बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, राइट, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। कमेंसलिज्म इज शोन बाय ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन है जो कमेंसलिज्म यहाँ पे शो नहीं कर रहा? इसका भी आंसर आप हैं जोर से बोल दो अनम्यूट करके। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ए ऑप्शन। राइट, ऑप्शन डी, राइट, ककू एंड क्रू, ठीक है। बारे में आपको मालूम है ना, ये मैंने बताया था शायद आपको कभी, कि कोयल में मेल कोयल गा रहा होता है, मेल कोयल गा रहा होता है, फीमेल कोयल नहीं गा रही होती। तो अगली बार जब आपसे कोई बोले ना आपके पड़ोसी की देखो कोयल गा रही है, तो आपको उन्हें करेक्ट करना है कि कोयल गा रहा है, इट्स नॉट गा रही है। Alright, so that is something we have done. So आपके यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है बेसिकली, योर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड ओवर हियर, एंड कुछ क्वेश्चंस हम शेयर करेंगे आपके साथ। मैं आपके साथ हाइब्रिड शेयर करूंगा, इस चैप्टर और दूसरे चैप्टर का मिला के चैप्टर शेयर करूंगा, एंड प्लीज डू दैट, सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है। और आपका जो एमपी होने वाला है ना 6 तारीख को,
12th का Yes, मैंने sir. आपके साथ शेयर किया था, एक तो टाइम टेबल बना के मैंने आपके साथ शेयर किया था एंड आई कुडंट गेट बैक टू यू, लाइक कुछ लोगों के साथ मैं रिवर्ट नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड. सो बट ये जो टाइम टेबल आपके साथ मैंने शेयर किया, आई होप काफी लोगों ने फॉलो किया. आई थिंक सम ऑफ यू हैव एक्चुअली डन दैट, सो दैट्स अ गुड थिंग. बट नाउ ऑल्सो फोकस ऑन 12th एज वेल. 12th के जो चैप्टर आ रहे हैं उनके क्वेश्चन लगाना चालू करो, ताकि उनमें से आपके कम से कम गलत निकले एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स गोज एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू सॉल्विंग योर दिस थिंग. Particularly you can, after that you can move on to solving your 11th के questions as well. ठीक है, मैं आपके साथ एक सेपरेटली सेटअप करता हूँ एक कॉल, और उसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में. सो चलिए, नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. अगर कोई आपके यहाँ पे सवाल नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. हैव सम रेस्ट, क्योंकि यू